बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमने 4 फ़िज़िकल स्टेट्स को स्टडी करना था, जिसमें सबसे पहले हमने गैसेस को स्टडी किया और उसके बाद हम लिक्विड का जो पोर्शन है उसको स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने लिक्विड्स की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, विस्कोसिटी को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है। और आज के इस लेक्चर में हम एक थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, जो कि लिक्विड की स्टेट्स को डिफाइन करती है। जब भी हम किसी लिक्विड को स्टडी करते हैं तो उनकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो कोई भी लिक्विड हो, किसी भी नेचर का लिक्विड हो, तो वो सरफेस टेंशन का फिनोमिना शो करता है। अब उस सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और ये चीज़ उसको किस तरह से बाकी लिक्विड से डिफरेंशिएट करती है, ये प्रॉपर्टी है क्या, और एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल परफॉर्म करके सरफेस टेंशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल्स की कोर्स आउटलाइन में भी ये इसका जो प्रैक्टिकल्स हैं, इसके 2 प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। तो वही मेथड्स, वही प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमने लैब में परफॉर्म भी करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है। व्हाट इज़ सरफेस टेंशन। कोई भी प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जिस तरह एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, तो ये है क्या। पहले सरफेस टेंशन लफ्ज़ से ज़ाहिर है, सरफेस मीन सरफेस, सतह। लिक्विड जो जिस भी बर्तन के अंदर मौजूद हो, ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक गिलास के अंदर पानी को लिया हुआ है, तो उसकी जो ऊपर सरफेस, जो ऊपर वाली लेयर जो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सतह, वो उसकी सरफेस है। अब दूसरा लफ्ज़ है इसमें टेंशन, सरफेस की टेंशन। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड, किसी लिक्विड की सरफेस के अंदर जो टेंस आता है, जिससे वो लिक्विड जो है वो इनवर्ड खुद को क्या करता है, प्रेस करता है, वो हमारे पास सरफेस टेंशन कहलाती है। तो बेसिकली सरफेस टेंशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स owing to which they tend to acquire minimum surface area। यानी ये लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी है, लिक्विड खुद ये चाहता है कि उसकी सरफेस के ऊपर जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो। अब इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर आपको इसकी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखें, इस डायग्राम के अंदर एक लिक्विड आपके पास पड़ा हुआ है, एक बीकर के अंदर आपने एक लिक्विड डाला हुआ है। अब इस लिक्विड के 2 मॉलिक्यूल्स को इसने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जारे काफ़ी सारे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसका एक मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज हम कहते हैं ये एक उसका एक मॉलिक्यूल है, और एक उसका मॉलिक्यूल हम सरफेस के ऊपर लेते हैं, एक उसकी बल्क के अंदर और एक लिक्विड का मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे लेते हैं। अब जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि इस लिक्विड की बल्क के अंदर, यानी इनसाइड ऑफ द लिक्विड, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप स्टडी करते हैं तो उस मॉलिक्यूल पे देखें इसके ऊपर ये इनवर्ड फोर्स लग रही है, उतनी ही उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड भी फोर्स लग रही है। अच्छा, इस लिक्विड को इसके इधर की साइड वाला जो मॉलिक्यूल है वो भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि लिक्विड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ में आपने ये चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ देखी है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी एक टॉपिक कंप्लीट है, इसको नेक्स्ट हम देखेंगे। तो लिक्विड्स का जो लिक्विड एक इकट्ठा मौजूद होता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल स्ट्रांग, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मौजूद होती हैं, जिससे वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होती हैं। एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तरह। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आज़ाद नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। उनके दरमियान स्पेसिफिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब ये बल्क का जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसको हर तरफ से मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर मॉलिक्यूल खींच रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी खींच रहा है, इधर खींच रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी उतनी ही ताकत से एक और उसका मॉलिक्यूल खींच रहा है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, इसको हर तरफ से बाकी दूसरे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं अपनी अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल होगा क्या कि इसके अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल कर देगी, इसकी इधर की फोर्स को इधर की फोर्स कैंसिल कर देगी। तो मीन लिक्विड का मॉलिक्यूल को हर तरफ से एक जैसी फोर्स वहाँ पे क्या हो रही है,
लग रही है तो लिक्विड का मालिक्यूल अपनी जगह पे रहेगा। उसकी जो फोर्सेज हैं अपवर्ड डाउनवर्ड इनसाइड, जो फोर्सेज हैं हर तरफ से लगने वाली, वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही हैं। अब हम स्टडी करते हैं लिक्विड का मालिक्यूल को सरफेस पे। यही लिक्विड का मालिक्यूल जब सरफेस पे आता है तो सरफेस पे हर साइड पे उस पे फोर्स लग रही है। इधर भी लिक्विड के मालिक्यूल मौजूद हैं, उसको खींच रहे हैं, इधर भी लिक्विड के मालिक्यूल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे भी अट्रैक्शन हो रही है, हर डायरेक्शन भी हो रही है। लेकिन जो मालिक्यूल सरफेस पे होता है उसको ऊपर कोई भी मालिक्यूल ऐसा नहीं है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। उसकी अपवर्ड जो फोर्स है वो नहीं है। डाउनवर्ड जो फोर्स हो रही है, जो उसके नीचे का मालिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे मौजूद जो भी मालिक्यूल होता है उसको उसके नीचे वाला मालिक्यूल जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नलीफाई करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपवर्ड तो लिक्विड के इस मालिक्यूल के ऊपर तो कोई मालिक्यूल ही नहीं है जो उसको अपनी तरफ खींचे, जिससे उसकी डाउनवर्ड जो फोर्स है वो बराबर हो जाए। तो उसका होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा कि लिक्विड का मालिक्यूल इस डाउनवर्ड लिक्विड के मालिक्यूल की फोर्स की वजह से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। आपने देखा होगा कि पानी पड़ा हो या कोई भी इस तरह का लिक्विड है तो उसकी जो दरमियान की सतह है ना वो आपको नीचे नजर आती है, लोअर मिनिस्कस, ठीक है। उसकी सरफेस जो बिल्कुल उस बर्तन की दीवार के साथ जो उसकी सरफेस होगी, जो उसका लेवल होगा वो थोड़ा सा अपवर्ड होगा, यूं इसकी इस तरह से एक लेयर बनेगी, यूं ये कि उसकी सरफेस के ऊपर जो बिल्कुल बीकर की वाल के साथ जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर उठे हुए होंगे इधर भी, लेकिन नीचे सरफेस उसकी यूं थोड़ी सी झुकी होगी, लोअर मिनिस्कस। उसकी वजह ये है कि सरफेस के मालिक्यूल्स डाउनवर्ड जब अट्रैक्ट करते हैं उसके मालिक्यूल्स, उसको अपवर्ड कोई भी ऐसा मालिक्यूल मौजूद नहीं है इस सरफेस के ऊपर जो उनको ऊपर की तरफ खींचे और उस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दे। तो ये फिनोमिना सरफेस टेंशन कहलाता है। यही जो प्रोसेस हो रहा है, यही जो काम हो रहा है कि डाउनवर्ड मालिक्यूल्स की फोर्स की वजह से लिक्विड की सरफेस का थोड़ा सा झुक जाना, नीचे हो जाना अपनी सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, उसी सॉरी अपने सरफेस एरिया को कम करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो अब आपको इसका कंसेप्ट, इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज़ बेसिकली सरफेस टेंशन, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। द फोर्स इन डाइंस एक्टिंग ऑन द सरफेस। फोर्स के आपको पता यूनिट्स होती हैं, न्यूटन भी है, डाइंस भी है बाकी। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स तो होती नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी फोर्स होती है, इसलिए इसको हम स्मॉल यूनिट डाइंस में फोर्स को ले रहे हैं। तो फोर्स इन डाइंस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। कि किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर मौजूद मालिक्यूल के ऊपर जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो क्या कहलाती है, उसकी सरफेस टेंशन कहलाती है। तो इस लिक्विड के मालिक्यूल्स को क्या कर रही है, नीचे की फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जो उसके 90 डिग्री पे है। तो ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। इसको आप रीड करेंगे, ये सारी वही बातें लिखी गई हैं जो आपको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं कि लिक्विड की जो सरफेस है टेंशन की वजह से इट टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया इन ऑर्डर टू हैव द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। वो ये चाहेगा कि सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल्स रहें ताकि सरफेस एरिया उसका कम हो। वो उस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। तो इस वजह से जो एयर है या लिक्विड के ड्रॉप्स हैं दे एज्यूम स्फेरिकल शेप्स बिकॉज फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज़ द मिनिमम। देखिए आप किसी लिक्विड को जब कि लिक्विड के ड्रॉप को आप फॉल करवाते हैं, नीचे गिराएं, जब वो एयर से वो नीचे आ रहा होता है, आप देखते हैं लिक्विड का जो मालिक्यूल होता है वो स्फेरिकल शेप अटेन कर लेता है। इस वजह से क्योंकि नीचे जब वो जा रहा होता है ग्रेविटी की फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से वो ऐसी शेप इख्तियार कर लेता है जिससे उसका सरफेस एरिया क्या हो, कम हो। तो याद रखें स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या है, तो अभी आपको बताया गया है। सीजीएस सिस्टम की बात करें तो उसमें डाइंस पर सेंटीमीटर इसका यूनिट बन जाएगा। एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, आपके पास मीटर है तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर बन जाएगा। और इन दो यूनिट्स का आपस में रिलेशन क्या है कि 1 डाइंस पर सेंटीमीटर, क्या ये 1 मीटर पर न्यूटन मीटर के बराबर होता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें कि सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की है। हमारे पास दो लिक्विड्स पड़े हुए हैं, एक वाटर है, एक लेट्स सपोज एथेनॉल है। अब मैं ये कहता हूँ कि लिक्विड वाटर की सरफेस टेंशन की वैल्यू ये है, एथेनॉल की सरफेस टेंशन की वैल्यू सपोज ये है, कोई डिफरेंट वैल्यूज़ है, एक ही टेम्परेचर पे उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं।
अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, लेट्स सपोज लिक्विड का सरफेस टेंशन पहले 1 पॉइंट समथिंग था, अब 30 डिग्री पे अगर मैं उसका 40 डिग्री टेम्परेचर कर देता हूं, तो क्या उसकी सरफेस टेंशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर उसको किस तरह से चेंज करेगा? तो ये इफेक्ट देख रहा है, वो ये कहता है कि अ चेंज इन टेम्परेचर causes a change in surface tension of a liquid। जब भी आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो आपने पहले पढ़ा उसका विस्कासिटी भी चेंज होती है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, उसका वेपर प्रेशर भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसी तरह उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू भी क्या होती है? चेंज होती है। कैसे चेंज होगी, क्यों चेंज होती है? कि ऑब्वियसली आपको पता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनफैक्ट हम टेम्परेचर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाती हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करती हैं, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो क्या होंगी? कम होगी, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स को आगे जाकर फैक्टर्स के कंटेंट के साथ हम इसको भी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आप सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देख लें, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जो जिस बांड से वो आपस में जुड़े हुए होती हैं, वो क्या होंगे? वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होती हैं। यही तो वजह होती है कि लिक्विड क्यों वेपर्स में चेंज हो जाता है, क्यों गैस बन जाती है, क्योंकि उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि वो अब फ्री हो जाती हैं, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। तो जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी वीक होंगी तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन क्या होगी? कम होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को कोई खास नहीं कहेंगे। नीचे का मॉलिक्यूल जो होगा, सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स को इतनी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गई? वीक हो गई। तो उससे होगा क्या कि सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होता है। इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर का और सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इसके अंदर, अब जो आपकी इसको आप सुनेंगे अच्छे से, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी शामिल है और यही प्रोसीजर हम अडॉप्ट करके वहाँ पे सरफेस टेंशन फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन आपको हमने दे दिया कि लिक्विड है, कोई भी वाटर दे दिया, वाटर लिक्विड है, बेंजीन है, एथेनॉल है, कोई भी आपको लिक्विड दे दिया गया, तो हर लिक्विड की एक कैरेक्टरिस्टिक सरफेस टेंशन की क्या होती है? वैल्यू होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो आपको कहा गया जी ये लिक्विड है और आप इसका सरफेस टेंशन की वैल्यू फाइंड करें। तो उसके लिए आप किस तरह से कौन सा अपरेटस यूज़ करेंगे, क्या आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद आप किस फार्मूले के तहत जो है उस सरफेस टेंशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम दो मेथड्स यूज़ करते होते हैं सरफेस टेंशन को फाइंड करने के लिए। एक है इसमें कैपिलरी राइज मेथड और दूसरा है ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड। यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रोसेस को ही स्टडी करेंगे जो हमारे पास लैब में अवेलेबल है और जो हम लैब में परफॉर्म करते होते हैं, जिस मेथड को अडॉप्ट करते होते हैं सरफेस टेंशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। जो बिल्कुल सिंपल है, आसान है, तो उसको हम सिर्फ यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो कि है हमारे पास ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड। अब लफ्ज़ आपको बता रहा है कि इसमें हमने क्या बनाना है, पहले पानी के ड्रॉप्स बनाने हैं। हमारे पास जो लिक्विड के मौजूद होगा बीकर के अंदर, जो भी आपको सैंपल दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो एक 10 ml है, 15 ml है, 20 ml है, तो ये आपके पास एक उसका नॉन वॉल्यूम होगा। हम पहले उस पूरे लिक्विड को ड्रॉप्स में चेंज करेंगे, ड्रॉप वाइज लेकर आएंगे। फिर उस ड्रॉप जब बन जाएंगे तो फिर आगे दो तरीकों से हम उसका सरफेस टेंशन फाइंड कर सकते हैं। आप ड्रॉप का वेट करके भी उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स के जरिए से, यानी ड्रॉप्स को काउंट करके टोटल कितने ड्रॉप्स बने, तो नंबर ऑफ ड्रॉप से भी आप उसका सरफेस टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल उसका एक है, आगे जाकर थोड़ा सा उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड के अंदर। तो ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड में हमने क्या करना है कि एक लिक्विड के ड्रॉप्स को हम जो है लोअर एंड कैपिलरी ट्यूब होती है हमारे पास, एक स्पेसिफिक स्टेलेग्मोमीटर हम कहते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट को, जो हम यूज़ करते हैं सरफेस टेंशन को फाइंड करने के लिए। आगे इसकी डायग्राम आपको दिखाई जाएगी। स्टेलेग्मोमीटर एक कैपिलरी ट्यूब की टाइप है, उसके अंदर हम लिक्विड्स को क्या करते हैं,
लिक्विड के ड्रॉप बनाती हैं, लिक्विड उसमें पास होता है तो एक ड्रॉप्स की फॉर्म में वहाँ से निकलता है। अब ड्रॉप जो है दैट इज सपोर्टेड बाय द अपवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग एट द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्यूब। अब ड्रॉप वो नीचे आएगा तो हमने उस ड्रॉप को काउंट करके ड्रॉप का वेट फाइंड करना है। बेसिकली वो ड्रॉप जो नीचे आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो अपने वजन की वजह से आ रहा है ना। तो लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसके एक ड्रॉप का वेट कितना है। हर डिफरेंट लिक्विड के एक ड्रॉप का वेट डिफरेंट होगा। तो ये दो फोर्सेस अब यहाँ पे एक्ट करती हैं। एक लिक्विड की जो वेट की वजह से जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको डाउनवर्ड खींच रही है। दूसरी सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो उसको अपवर्ड खींच रही है लिक्विड के मॉलिक्यूल को उसकी जो वेट की फोर्स है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, जिससे वो नीचे आ रहा है, लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये दो फोर्सेज होंगे, एक अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स, दूसरी डाउनवर्ड वेट की वजह से जो फोर्स होती है। जब ये दो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तब ड्रॉप ब्रेक होता है। अब देखते हैं ना, एक ड्रॉप्स कोई पानी के कतरे कहीं से निकल रहे हो, मतलब आप टूटी को खोलें, उसमें से पानी के ड्रॉप्स निकल रहे हैं, तो ड्रॉप वहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप बनता है, फिर किसी टाइम पे जाके ड्रॉप वो जो है वहाँ से ब्रेक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो वो कब गिरेगा, जब सरफेस टेंशन की और लिक्विड का ड्रॉप का वेट देख के, थोड़ा सा पहले ड्रॉप होता है वो नहीं गिरता, जब ड्रॉप इतना बड़ा हो जाता है कि उसका वेट इतना हो जाता है कि वो उस ड्रॉप का वेट, उसकी वजह से जो उसकी फोर्स बनती है और उसकी जो अपवर्ड सरफेस टेंशन की फोर्स, जब दोनों बैलेंस हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तब ड्रॉप वो है वो नीचे गिर जाता है, अदरवाइज वो वहीं पे मौजूद रहेगा। तो ये एम जी, ये फोर्स उसकी ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स है, ये बराबर हो जाएगी 2πr जो है वो ये गैमा, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस, ये सरफेस टेंशन इसको हम कहते हैं, ये उसका वेट की वजह से है। तो यहाँ से आप उस वाटर का जो ड्रॉप है उसका मास आप फाइंड करेंगे, मास कितना था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट आपको वैल्यू पता है, नॉर्मली 9.8 होती है, पाई आर रेडियस है ड्रॉप का, ठीक है, और सिग्मा यहाँ से आप ये गैमा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दिस इज सरफेस टेंशन। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ड्रॉप का मास फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हमें पता है, ट्यूब का रेडियस, सॉरी ये आर जो है ये रेडियस ऑफ ट्यूब है, जिस ट्यूब में से, जिस पाइप में से, जिसमें से वो पानी के ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो उसका रेडियस कितना है ये भी आपको पता होगा। जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करें वो कैलिबर लिखा होता है उसके ऊपर कि इसका रेडियस कितना है। तो बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, सिंपल आपने मास फाइंड करना है। एक ड्रॉप आएगा, आप सारे ड्रॉप्स को काउंट कर लें, उनका वेट कर लें, फिर नंबर ऑफ ड्रॉप्स पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास एक ड्रॉप का मास आ जाएगा। तो यहाँ पे मास पुट करें, जी की वैल्यू पुट करें, पाई और आर की वैल्यूज पुट करके आप इस गैमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास दिखाया गया है कि ड्रॉप वेट मेथड के जरिए से 20 ड्रॉप्स, लेट्स सपोज आपने जो लिक्विड हुआ उसके 20 ड्रॉप बने, आपने काउंट करना है, ड्रॉप वाइज नीचे गिरेंगे, नीचे एक बर्तन के अंदर, आप उसको काउंट कर लें, 20 ड्रॉप्स हैं। आप फिर उन 20 ड्रॉप्स का आप क्या कर लें, वेट कर लें। इससे फिर आप 20 ड्रॉप्स का वेट आपके पास आ जाएगा, वहाँ से आप एक ड्रॉप का वेट फाइंड कर लें। अब उस एक ड्रॉप का वेट आपके पास आ गया, बाकी सारी चीज़ें आपके पास पता है, आप उस इक्वेशन के अंदर पुट करें, तो सिंपल आपके पास वो फार्मूला फाइंड करने के बाद ये आ जाएगा। नॉर्मली हम विस्कोसिटी की तरह यहाँ पे भी रिलेटिव सरफेस टेंशन की वैल्यू फाइंड करते होते हैं। हम दो लिक्विड्स ले लेते हैं, एक एज अ रेफरेंस जो हमेशा वाटर लिया जाएगा, यानी हम वाटर के एक ड्रॉप का वेट भी फाइंड करके उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यूज भी फाइंड पुट करेंगे। और इसी तरह हमने क्या करना है, लिक्विड जिसकी सरफेस टेंशन की हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी पुट करके हम ये इक्वेशन फिर बना लेते हैं कि गैमा 1 और गैमा 2 इज इक्वल टू m1 और m2। यहाँ पे गैमा 1 जो है क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है जो हमने फाइंड करना है। m1 मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड है जो हम इस स्टेलेग्मोमीटर जो हमने कहा पाइप की मदद से फाइंड करेंगे। इसी तरह गैमा 2 ये सरफेस टेंशन है वाटर की, ये आपको लिटरेचर से मिल जाएगी। और m2 ये मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है जो हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपको फाइंड करना होगा। तो इस तरह से इसके अंदर बाकी 3 वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास गैमा 1 की वैल्यू, ये एक ज़्यादा रिलायबल मेथड है, इसमें एक लिक्विड के रेफरेंस से हम रिलेटिव सरफेस टेंशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो जवाब आ जाएगा। दूसरा एक प्रोसीजर जो हम, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये दिखाया गया स्टेलेग्मोमीटर। स्टेलेग्मोमीटर है, इसके अंदर आप यहाँ से इस लाइन पाइप ए तक जो मार्क ए लगा हुआ है, इस मार्क ए तक हम लिक्विड को फिल करते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं
पॉइंट बी तक जाने के लिए। पॉइंट बी तक जाने के लिए हम नीचे काउंट करते हैं, यहाँ से ड्रॉप्स उसके निकलेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए उसके कितने ड्रॉप्स निकले। हमने उन टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करना है। लेट्स सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए लिक्विड के 20 ड्रॉप हम वहाँ से निकालते हैं तो ये बी तक पहुंचता है। ये 20 ड्रॉप्स नीचे आप उसको क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। उन 20 ड्रॉप्स का आप वेट फाइंड कर लें, फिर एक ड्रॉप का वेट आप फाइंड कर लें। एक ये मेथड है। दूसरा ये मेथड है, आपने जो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स के ज़रिए से, उसमें ये होगा कि जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स आए ना, आप वेट ना फाइंड करें, डायरेक्ट उसकी ड्रॉप नंबर मेथड के ज़रिए से आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर लें। ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करने के बाद फिर हम ये वाला फार्मूला पुट करते होते हैं, गामा 1 ओवर गामा 2 इज इक्वल टू N2 D1 ओवर N1 D2। सिंपल बात है कि देखें, गामा 1 यहाँ पे सरफेस टेंशन है लिक्विड की, N2 है यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सिंपल, आपने जो पहले काउंट किया, इसमें आपको आगे वेट ऑफ ड्रॉप फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह देखें यहाँ पे N1 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड है जिसका आपने सरफेस टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसको आप अलग से सिंपल जो है पाइकोमीटर को या ग्रेविटी बॉटल यूज़ करते हुए आप इसको फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जो हमने विस्कासिटी वाले प्रैक्टिकल में भी इसको पढ़ा था कि छोटी सी एक ग्लास की ग्रेविटी बॉटल होती है, उसमें आप कोई वेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी डालें, वाटर भी अलग अलग डालें, उसको आप वेट करें। ठीक है, वहाँ से आप लिक्विड का वेट निकाल लें, मैस ऑफ लिक्विड आपका आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आपको पता है, तो मैस और वॉल्यूम फार्मूला यूज़ करते हुए आप लिक्विड की डेंसिटी भी फाइंड कर लें, आप वाटर की डेंसिटी भी फाइंड कर लें, तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी, डेंसिटी ऑफ वाटर भी, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड भी, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी। दूसरा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो रेफरेंस है, ये आपको इसकी वैल्यू नॉन होनी चाहिए या आपको ये गिवन होगी, लिटरेचर से आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स पुट करने के बाद डायरेक्ट आपके पास सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड गामा 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लिक्विड्स की जो है सरफेस टेंशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास किन फैक्टर्स से सरफेस टेंशन की वैल्यू चेंज होगी। अब देखें, लिक्विड है या किसी भी एक लिक्विड से लिक्विड, हम जब वाटर की बात करते हैं या किसी दूसरे लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर का सरफेस टेंशन कुछ और है, लिक्विड किसी दूसरे का सरफेस टेंशन कुछ और है। ये वेरिएशन क्यों आई, उसका कम या इसका ज़्यादा क्यों? तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, बिल्कुल सिंपल से फैक्टर हैं। इसमें जो एक फैक्टर है ना, मेन फैक्टर, और बाकी सारे फैक्टर भी उसी को ही असिस्ट करते होते हैं, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए, टेम्परेचर का हमने पढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन कम होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम कर देता है। तो आप सिर्फ एक फैक्टर याद कर लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम कर रहा होगा वो सरफेस टेंशन को भी कम कर रहा होगा। कोई भी ऐसा फैक्टर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंक्रीज कर रहा है वो सरफेस टेंशन को भी इंक्रीज कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, अब जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा, मॉलिक्यूल कंजस्टेड होंगे तो उसकी भी सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो आपको बता चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मॉलिक्यूल्स करीब होंगे, फोर्स ज़्यादा स्ट्रांगली वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इससे भी सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सरफेस टेंशन का यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हैं।